कहानी की शुरुआत में चंडीगढ़ शहर को दिखाया जाता है, जहां पर दो रिपोर्टरों को दिखाया जाता है, जो एक मशहूर लेखक का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, जिसका नाम बसंत कौर है। यह लेखक इस मूवी की मुख्य किरदार है। सारी मूवी की कहानी इस लेखक के इर्द-गिर्द ही घूमती है। रिपोर्टर इसका इंटरव्यू इसलिए लेने के लिए आए हैं, क्योंकि लेखक ने अपनी एक नई किताब लिखी है, जिसमें उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिस किताब का नाम दाना पानी है। फिर वह उन दोनों रिपोर्टरों को किताब की कहानी के बारे में बताती है। वह बताती है कि यह उसकी आत्मकथा है और किताब मिलने और बिछड़ने की कहानी को बताती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर बसंत कौर के बचपन को दिखाया जाता है और बसंत का घर दिखाया जाता है, जिसमें उसका बहुत बड़ा परिवार, जिसमें उसका दादा, माँ-बाप, उसके अंकल और उसकी बुआ रहती है। बसंत कौर अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद है, इसलिए वह लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। यह सभी लोग खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं, पर यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। एक दिन बसंत कौर के पिता को आंगन में काम करते हुए एक जहरीला सांप काट लेता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बसंत कौर यह सब समझने के लिए बहुत छोटी होती है। उसके पिता के मर जाने के बाद वह उदास रहने लग जाती है और कुछ दिनों के बाद घर में उसकी माँ के साथ भी बुरा व्यवहार होने लग जाता है। बसंत कौर का नाना अक्सर उसकी माँ का हाल-चाल जानने के लिए उसके घर आता रहता था। वह अपनी बेटी का हाल देख लेता है, जिसे देखकर वह बहुत परेशान होता है और वह फैसला करता है कि वह अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देगा। पर बसंत कौर की माँ इस फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि बसंत कौर का दादा अपनी पोती को अपने पास रखना चाहता है, जिस कारण दोनों माँ बेटियों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। इस सब के बाद बसंत कौर का दादा और नाना पंचायत में बैठकर ये फैसला करते हैं कि उसकी माँ दूसरी शादी कर सकती है, पर बसंत अपने दादा के पास ही रहेगी और उसके पिता की सारी जायदाद बसंत कौर को दे दी जाएगी। माँ बेटी के रिश्ते को देखते हुए हर 6 महीने के बाद दोनों माँ बेटियों को मिलाया जाएगा। बसंत कौर की माँ उससे अलग होने से पहले उसके लिए एक गुड़िया बनाती है और उसे उसके कपड़ों के साथ रख देती है। अगली सुबह दोनों का अलग होने का समय आ जाता है, तो उसकी माँ उसे अच्छे से रहने के लिए कहती है और उसे शरारत ना करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बुआ तुमसे बहुत प्यार करती है, उसका कहा मानना। उसे नंगे पाँव ना खेलने के लिए कहती है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाती हैं। इसके बाद वह अपने दादा के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर बसंत अपने मामा से पूछता है कि माँ कब आएगी, तो वह उससे कहता है कि मैं तुझे लेने आऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और बसंत कौर कहती है कि मैं कितने दिनों तक उन कच्चे राहों को देखती रही, ना तो माँ मुझसे मिलने आई और ना ही मामा आया। इस कहानी में दिखाया जाता है कि बसंत की ताई उसे सिखाती है, अगर तुम्हारे मामा या नाना में कोई तुम्हें लेने आए तो तुम उन्हें कह देना कि मैं अपने दादा के पास ही रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। जैसा उस मासूम को सिखाया जाता है, वह वैसा ही अपने नाना के आगे बोल देती है। इसके बाद उसका अपनी माँ से मिलने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। बसंत कौर का दादा अपनी पोती की चिंता करते हुए और अपनी उम्र को ध्यान में रखता हुआ बचपन में ही बसंत कौर की शादी के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको फिक्र होती है कि उसके बेटे उसके मरने के बाद उसकी पोती का ख्याल नहीं रखेंगे। इसलिए वह अपने रहते हुए ही बसंत कौर की शादी कर देता है। दूसरी तरफ बसंत कौर को पता चलता है कि उसकी माँ की भी शादी हो चुकी है और जिस गांव में उसकी शादी हुई है, उसके साथ वाले गांव में ही बसंत कौर का रिश्ता हुआ है। यह बात सुनकर बसंत कौर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद वह अपनी माँ से मिल सकेगी। कुछ दिनों के बाद बसंत कौर की शादी हो जाती है। बारात की विदाई के समय बसंत अपनी गुड़िया एक पोटली में बांध लेती है और अपनी जूतियाँ अपनी बहन को दे देती है और उससे बोलती है कि ये तुम रख लो, मुझे मेरे ससुराल में नहीं मिल जाएंगे और मेरे कपड़े भी तुम रख लेना। तो उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे आधे कपड़े पहन लूंगी और जब तुम हमसे मिलने आया करोगी तो तुम अपने कपड़े पहन लिया करो। जिस पर बसंत कौर कहती है कि पता नहीं मैं कब आऊंगी और जिस गांव में मेरी शादी हुई है वह यहाँ से बहुत दूर है और मेरी तो माँ भी वहीं रहती है। जब यह दोनों बातें कर रही होती है, बारात वहां से चली जाती है। बसंत को लगता है कि वह लोग उसे भूल गए हैं, तो वह अपनी बुआ से कहती है, तो उसकी बुआ उससे कहती है कि वह तुम्हें भूले नहीं है, जब तुम बड़ी हो जाओगी वह तुम्हें यहाँ से विदाई करके ले जाएंगे। यह सुनकर बसंत फिर से उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में चली जाती है, जहाँ पर बसंत कौर को दिखाया जाता है, जो अपनी कहानी सुना रही होती है, जिसे सुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
रिपोर्टर भी कहानी सुनते हुए इमोशनल हो जाती है, उसकी भी आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद बसंत कहानी का दूसरा भाग सुनाती है, जहां पर 1962 का दौर दिखाया जाता है, जहां पर हिंदुस्तान और चीन का युद्ध चल रहा होता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है, बर्फीली पहाड़ियों पर फौजियों के तंबू लगे हुए हैं। एक फौजी को दिखाया जाता है, जो हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, मेहताब सिंह तुम्हें साहब ने बुलाया है। फिर दो फौजी अफसरों को बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी एक फौजी उन फौजी अफसरों के पास आता है, तो उन अफसरों में से एक अफसर बोलता है, हमने दूसरे मेहताब सिंह को बुलाया था। कुछ देर के बाद दूसरा मेहताब सिंह भी आ जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह होती है कि इन दोनों फौजियों का नाम मेहताब सिंह होता है। सिर्फ नाम ही नहीं, इन दोनों लोगों के गांव के नाम भी एक जैसे होते हैं। एक के गांव का नाम छोटा खीवा और दूसरे के गांव का नाम बड़ा खीवा होता है। अफसर उनके साथ मजाक करता है, ऐसा ना हो कि शहीद एक मेहताब सिंह हो और खबर दूसरे मेहताब सिंह के घर चली जाए। तभी उन्हों में से एक बोलता है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता साहब, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं। फिर अफसर उन लोगों को बताता है कि चाइनीज आर्मी 18 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है और अब फ्रंट लाइन हमारे सामने वाली पहाड़ी है, जो हमारे बहुत करीब है। हमें अगले 24 घंटे में उस पहाड़ी पर एक पोस्ट बनानी है और हमें दुश्मन की लोकेशन का पता लगाना होगा। इसके बाद मेहताब सिंह और ऑफिसर को साथ में बैठा दिखाया जाता है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ऑफिसर मेहताब सिंह से पूछता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं कराई? तो मेहताब सिंह उसको बताता है कि उसका सारा परिवार 1947 के दंगों में मर गया। वह और उसके दादा पाकिस्तान के सियालकोट से बठिंडा आ गए। कुछ समय के बाद उसके दादा की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अकेला रह गया। वहीं पर खड़ा दूसरा फौजी मेहताब सिंह से पूछता है कि आपका बचपन कैसे गुजरा? तो मेहताब सिंह बताता है कि उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी, जो बिल्कुल देवी जैसी थी। मैं कभी उसको माँ कह लेता था, तो कभी मौसी। उसके हाथ की पकाई हुई रोटियां खाकर मैं बड़ा हो गया। उसके बाद बठिंडा जाकर फौज में भर्ती हो गया। इसके बाद ऑफिसर उससे कहता है कि शादी कराने का तो तुम्हारा मन करता होगा। तो वह जवाब देता है कि जो रब की मर्जी। इसके बाद दोनों मेहताब सिंह को दिखाया जाता है, जो चीनी सैनिकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए मिशन पर जाते हैं। इसके बाद उन्हें चीनी सैनिकों की लोकेशन का पता लग जाता है। पहला मेहताब सिंह यानी कि जिमी शेरगिल दूसरे को वापस जाकर चीनी सैनिकों की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन वह वापस नहीं जाता और कहता है कि हम दोनों इकट्ठे ही वापस जाएंगे। इसके बाद दोनों चीनी सैनिकों पर फायर कर देते हैं। इन सब के बीच एक मेहताब सिंह को गोली लग जाती है और वह वहीं पर मर जाता है, लेकिन दूसरा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसके बाद फौज का ऑफिसर मेहताब सिंह को दूसरे मेहताब सिंह के घर जाकर उसके शहीद होने की खबर और उसका सामान उसके घर तक पहुंचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका गांव उसके गांव के पास ही होता है। इसके बाद में वह शहीद मेहताब सिंह के घर जाता है और उसके शहीद होने की खबर उनके घर वालों को देता है, जिसको सुनकर वह लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वह उसके भाई से शहीद मेहताब सिंह की पत्नी बसंत कौर के साइन मांगता है, लेकिन उसका भाई बताता है कि अभी तक बसंत कौर अपने दादा के घर ही रहती है, क्योंकि अभी तक उसका मुकलावा नहीं हुआ, जिसका मतलब यह होता है कि बचपन में उनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं की थी। वह अभी भी अलग-अलग रहते थे। इसके बाद मेहताब सिंह बसंत कौर का पता लेकर उसके गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वह बसंत कौर के गांव में पहुंचता है, तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां कुएं में से पानी भर रही होती हैं। मेहताब सिंह उनसे पीने के लिए पानी मांगता है। उन लड़कियों में बसंत कौर भी होती है, जो मेहताब सिंह को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वह उससे ही उसके घर का पता पूछ लेता है, जिसे सुनकर वह हैरान हो जाती है। उसके जाने के बाद वह दूसरी लड़कियों से पूछती है कि यह हमारे घर का पता क्यों पूछ रहा था। इसके बाद उसकी बहन कहती है, कहीं यह वही फौजी तो नहीं जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है? तो बसंत कौर कहती है, तो यह यहाँ क्या करने आया है? अभी तो घर में मेरी विदाई की कोई बात ही नहीं चल रही। उसकी बहन कहती है, हो सकता है ये हमारे भाई की शादी में शामिल होने के लिए आया हो, क्योंकि बसंत कौर के घर पर बसंत कौर के छोटे भाई की शादी थी। कहानी आगे बढ़ती है। बसंत कौर के घर की ओर जाते हुए रास्ते में मेहताब सिंह को एक आदमी मिल जाता है, तो वह उस आदमी के साथ बसंत कौर के घर की तरफ निकल जाता है। बातों बातों में पता चलता है कि वह बसंत कौर का भाई है, जिसका नाम बहादुर है। तो मेहताब उसे बसंत कौर के पति के शहीद होने की खबर बताता है
और उसे बताता है कि वह बसंत कौर के साइन लेने के लिए आया है, जिसे सुनकर वह हैरान हो जाता है। वह वहीं पर गिर जाता है और रोने लग जाता है। कुछ देर के बाद वह खुद को संभालता है और महताब सिंह से बात करता है कि भगवान भी कुछ लोगों के पीछे ही पड़ जाता है। बचपन में इसका बाप मर गया, माँ को दूसरी जगह ब्याह दिया गया। भगवान इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसके बाद महताब सिंह उसे संभालता है। इसके बाद वह महताब सिंह से विनती करता है कि अगर वह यह खबर 5 दिनों के बाद घर वालों को बताए, क्योंकि उनके घर में शादी है। अगर वह 5 दिनों के लिए रुक जाए तो उसकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि जिस लड़की से उसके भाई की शादी है वह भी उसके दोस्त की बहन है। लेकिन महताब सिंह उससे कहता है कि उसका गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अगर वह एक बार यहाँ से चला गया तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बहादुर महताब सिंह से रिक्वेस्ट करता है और वह उसके रहने का इंतजाम इसी गांव में करवाने की बात करता है। इसके बाद महताब सिंह को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद महताब सिंह को रहने का इंतजाम गांव में एक आदमी के यहाँ करा दिया जाता है, जिसका नाम मदन होता है, जिसकी गांव में करियाने की दुकान है। इसी बीच जब बहादुर और महताब सिंह मदन की दुकान पर बात कर रहे होते हैं, तभी बसंत कौर की सहेली गुजरती है, जो जो उसके भाई को फौजी के साथ बात करते हुए देख लेती है। वह यह सब बात जाकर बसंत कौर को बता देती है। इसे सुनने के बाद बसंत कौर की बहन बसंत कौर से कहती है, हो सकता है बहादुर भैया तुम्हारी विदाई की बात कर रहे हों, लेकिन हमारे घर में इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। और साथ में यह भी कहती है कि जब से बहादुर भैया स्कूल में मास्टर लगे हैं, वे अपने ही चलाते हैं और किसी की बात नहीं सुनते। कुछ देर के बाद बहादुर घर पे आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा एक फौजी दोस्त मदन की दुकान पर ठहरा हुआ है, उसकी रोटी हमारे ही घर से जाएगी। इसके बाद बसंत की बहन अपनी सहेली को घर छोड़ने का बहाना बनाती है और अपनी भाभी से कहती है कि वह मदन की दुकान की तरफ से ही गुजरेंगी। आप फौजी की रोटी भी हमें दे दें, हम उसे देते हुए जाएंगे। अगले सीन में मदन और महताब सिंह को दिखाया जाता है। मदन महताब सिंह को कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम जरा दुकान का ख्याल रखना और अगर कोई आए तो उसे सामान दे देना। इसके बाद महताब सिंह उसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कितने की है। इसके बाद मदन उससे कहता है यह शहर नहीं गांव है, जिसको जो चीज़ जितनी लेनी होगी वह उतने साथ में दाने ले आएगा। बस इतना ख्याल रखना कि दाने साफ हों। कुछ देर के बाद बसंत और उसकी सहेलियां रोटी लेकर आती हैं। इसके बाद वह लोग मेहताब से उसका नाम पूछती हैं और उसे बसंत कौर का नाम भी बताती हैं, जिसे सुनकर मेहताब हैरान हो जाता है। जहां पर मेहताब उसका नाम सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन बसंत उसका नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात के समय बसंत अपनी माँ की दी हुई गुड़िया को देखते हुए और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शादी में शामिल होने के लिए बसंत की बुआ बसंत के घर पर आती है। रात के खाने के समय बसंत की दादी बसंत की भाभी को कहती है कि घर के जवाई को खाने में मीठा जरूर देना चाहिए, जिसे बसंत सुन लेती है और वह भी सुबह महताब सिंह के लिए पिन्नियाँ लेकर जाती है। वह उसे पिन्नियाँ देती है और उसे कहती है कि वह सारी उम्र उसकी खिदमत करेगी, जिसे सुनकर उसकी बहन कहती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम सारी उम्र उसकी खिदमत करोगी। तो उसकी सहेली कहती है कि इसे डर है कि कहीं फिर से वह इसे छोड़कर ना चले जाए। कहानी आगे बढ़ती है। बसंत के भाई की शादी वाला दिन आ जाता है। शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। शादी पूरी होने के बाद बसंत और उसकी बहन इस बात से परेशान होती है कि ना तो महताब शादी में आया, ना ही उसकी घर में कोई बात हो रही है। तो वह अपनी बुआ से इस बारे में पूछती है, तो उसकी बुआ कहती है उसे इस बारे में कोई खबर नहीं, ना ही घर में किसी को इस बारे में पता है। तो बसंत उसे अपने भाई बहादुर के बारे में बताती है, जिसे महताब सिंह के बारे में पता है। तो उसकी बुआ बहादुर से बात करती है। इसके बाद बहादुर अपनी बुआ को महताब सिंह के शहीद होने की बात बता देता है, जिसे सुनकर उसकी बुआ दुखी हो जाती है और दोनों गम में डूब जाते हैं। अगली सुबह बहादुर अपनी बुआ से कुछ बात करता है और दोनों मदन की दुकान की तरफ निकल जाते हैं। मदन की दुकान पर जाकर वह लोग महताब सिंह से बात करते हैं। वह लोग महताब सिंह को बसंत का हाथ थामने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। तो बहादुर उसे समझाता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका भी घर बस जाएगा
और बसंत को भी जीवन का सहारा मिल जाएगा। मेहताब सिंह बहादुर से पूछता है, क्या बसंत इस बात के लिए तैयार है? तो बहादुर मेहताब सिंह से कहता है कि लड़की बहुत भोली है। कुछ दिनों के बाद जब समय बीतेगा और उसे पता चलेगा तो वह खुद ही समझ जाएगी कि इसी में उसकी भलाई थी और रब का शुक्र मनाएगी। पर मेहताब सिंह कहता है कि घर वालों को तो पता होना चाहिए। तो बहादुर कहता है कि जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है। जब कुछ दिन हो जाएंगे हम सब लोगों को बता देंगे। इसके बाद मेहताब मान जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। फिर घर में बसंत कौर को विदा करने की बात चल पड़ती है। पहले तो घर वाले बहादुर को लड़ते हैं कि उसने इतने दिनों तक घर के जुआई को मदन के घर पर ठहराया। बाद में बहादुर उनको बातों में लगाकर समझा लेता है। इसके बाद बसंत की विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। बसंत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मेहताब भी बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसकी भी शादी हो रही थी। उसका भी कोई अपना होगा। यह ऐसा था जैसे रेगिस्तान में तपती हुई रेत पर अचानक कोई फूल खिल जाए। ऐसा लगता था जैसे जितने गम दोनों ने सहे थे उनका अंत होने जा रहा था। विदाई का दिन आ जाता है। बसंत को तैयार किया जाता है। वह बहुत सुंदर लग रही होती है। दूसरी तरफ मेहताब भी तैयार होता है। वह मदन को साथ लेकर भंगड़ा करता हुआ बसंत के घर पहुंच जाता है। वहीं पर हमें वह फौजी अफसर दिखाया जाता है जो भारत चीन बॉर्डर पर मेहताब सिंह के साथ होता है। वह मेहताब को देख लेता है। दूसरी तरफ बसंत के घर पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वह फौजी अफसर बसंत के घर पर आ जाता है। वह मेहताब सिंह से बात करता है और बताता है कि इस गांव में उसकी रिश्तेदारी है और वह मेहताब सिंह को झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ने के लिए बुरा भला कहता है। मेहताब सिंह उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। फौजी अफसर मेहताब सिंह से कहता है कि तुम शहीद मेहताब सिंह की पत्नी के साइन लेने के लिए आए थे, ना कि उसकी पत्नी से शादी करने के लिए। मुझे तुम्हारे घर बसाने से कोई इतराज नहीं, पर मैं इस झूठ में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और मैं यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकता। वह जाकर बसंत के ताऊ को सब कुछ बता देता है। इसके बाद बसंत का ताऊ मेहताब सिंह से इस बारे में पूछता है तो वह मान जाता है। इसके बाद वह लोग मेहताब सिंह के खून के प्यासे हो जाते हैं। सब लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदन और बहादुर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वह उसे घर से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बसंत के घर वाले और रिश्तेदार हथियार लेकर मेहताब सिंह का पीछा करते हैं। कुछ देर के बाद में यह सब लोग मेहताब सिंह को घेर लेते हैं। इसके बाद मेहताब सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वह उन लोगों में से एक की बंदूक छीन लेता है और उन पर ही तान देता है। इसके बाद बहादुर आकर मेहताब सिंह को रोकता है। वह अपने पिता, चाचा और रिश्तेदारों को बताता है कि उसे पहले से ही मेहताब सिंह के बारे में सब कुछ जानकारी थी। तो उसका पिता और भी गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि सबसे पहले इसी को ही मारो जो अपने घर की इज्जत किसी दूसरे के हाथों में चाह रहा था। इसके बाद बहादुर कहता है कि मेरी 19 साल की विधवा बहन सफेद कपड़ों में घर बैठी रहे, उससे हमारी बहुत इज्जत होगी। इसके बाद गांव का एक आदमी कहता है कि यह तुम्हारे घर का मामला नहीं, यह पूरे गांव का मामला है। कोई भी इसी तरह आके हमारे बहन बेटियों को ले जाएगा, यह गांव की इज्जत का सवाल है। इसके बाद बहादुर उसका जवाब देता है कि इसी इज्जत के चक्कर में बसंत कौर के नाना ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया और इसी इज्जत के चक्कर में मेरे दादा ने मेरी बहन को उसकी माँ से दूर कर दिया। और अगर मेरी बहन सफेद कपड़ों में सारी उम्र घर बैठी रहे, इससे अच्छा है उसकी शादी किसी भले आदमी के साथ हो जाए। इस सब के बाद सब लोग बहादुर की बात से सहमत हो जाते हैं और फैसला करते हैं मेहताब सिंह और बसंत कौर की रीति रिवाज के अनुसार शादी कर दी जाए। लेकिन वहां खड़ा मेहताब सिंह बोल पड़ता है कि एक बार बसंत कौर से उसकी मर्जी पूछ ली जाए। इसके बाद बसंत की बुआ उससे उसकी मर्जी पूछती है। जैसा कि बसंत के लिए अच्छा होता है, मेहताब सिंह और बसंत कौर की शादी कर दी जाती है। इसके बाद मेहताब बसंत को लेकर अपने गांव जाता है। अपने घर पहुंचकर वह घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिसे वह खोल नहीं पाता। अंदर से किसी औरत की आवाज आती है। इसके बाद मेहताब सिंह बसंत को बताता है कि शायद गांव में मेरी शादी की खबर पहुंच गई और साथ में वह यह भी बताता है कि यह मेरी मौसी है जो पड़ोस वाले घर में रहती है। घर का दरवाजा खुलता है। एक औरत को दिखाया जाता है। मेहताब सिंह उस औरत के पैर छूता है। वह औरत उन दोनों को घर के अंदर लेके जाती है। इसके बाद वह औरत गांव की औरतों के साथ मिलकर
मेहताब सिंह और बसंत कौर का स्वागत करती है। इस सब के बाद वह औरत जब बसंत कौर का चेहरा देखने के लिए उसका घूंघट उठाती है तो वह रो रही होती है। उस औरत को भी बसंत कौर का चेहरा जाना पछाना लगता है, तो वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इसके बाद बसंत उससे कहती है कि तुम ही बताओ कि मैं कौन हूँ। इसके बाद में वह औरत उससे कहती है कि क्या तुम बसंत हो। तो बसंत उसे हाँ में जवाब देती है और दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लग जाती हैं। वह औरत और कोई नहीं, बसंत की माँ ही होती है। इतनी सारी परेशानियों और मुश्किलों के बाद उम्र के इस पड़ाव पर यह दोनों माँ बेटियां इस तरह से दोबारा मिल जाएंगी, यह ना तो बसंत ने और ना ही उसकी माँ ने सोचा होगा। लेकिन भगवान ने जो हमारे लिए सोचा है वह हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए तो कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद बसंत कौर जो कहानी सुना रही होती है, वह बताती है कि जब मैं अपनी माँ को मिली तो वह अकेली हो चुकी थी। इसलिए वह हमारे साथ हमारे घर में रहने लगी। कुछ सालों के बाद हमारे घर में एक बेटी ने जन्म दिया, जिसका नाम सीर्थ है, जो आजकल विदेश में रह रही है। आगे वह कहती है कि जितना मैं अपनी माँ से दूर रही, उससे ज़्यादा मैंने अपनी माँ की सेवा की। वह खुशी-खुशी इस दुनिया से गई। जब वह गई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और पिछले साल मेहताब भी इस दुनिया से चले गए। उन्होंने भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी। उन्होंने ही मुझे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया था और आत्मकथा का नाम दाना पानी भी उन्होंने ही रखा था। आगे बसंत कहती है, यह बहुत ज़रूरी है कि जब कोई इस दुनिया से जाए तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो। यह बात कहते हुए बसंत कौर भी जिंदगी को अलविदा कह देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है, लेकिन हमें एक कल्पना दिखाई जाती है, जहाँ पर बादलों के बीच बसंत चल रही होती है और बादलों में एक मिट्टी का छोटा सा घर दिखाया जाता है। उस घर का दरवाजा खुलता है और उसमें बसंत के माता-पिता निकलते हैं। वे बसंत को हाथ का इशारा करते हुए अपनी ओर बुलाते हैं। बसंत बादलों के बीच आगे बढ़ते हुए जवान हो जाती है। फिर हमें मेहताब सिंह को दिखाया जाता है, जो बसंत को हाथ का इशारा करते हुए अपने माँ-बाप की ओर जाने के लिए कहता है। तो बसंत आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए बसंत जवानी से बचपन में चली जाती है। आगे बढ़ते हुए वह अपने माँ-बाप के पास पहुँच जाती है। उसकी माँ उसे अपनी गोद में उठा लेती है, को गले से लगा लेती है और उसका पिता उसे प्यार करता है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।